Standing in the club like little mama in my eyesight. She go home with me tonight. We connect like Wi-Fi. आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो अनीश के दादाजी के साथ में हुई थी, जिनका नाम तुषार था। तुषार तो बस अपना काम कर रहा था। कब्रिस्तान में सफाई करते करते एक फ़ोन बजा और फिर उसकी मुलाकात कब्रिस्तान में टहलते हुए एक इंसान के साथ हुई। मगर ये फ़ोन की आवाज़ कहाँ से आ रही थी और ये इंसान कब्रिस्तान में क्यों घूम रहा था, ये कहानी जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो देख के आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तुषार हर रोज़ की तरह कब्रिस्तान में अपना काम कर रहा था। उसे धीमे से आती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही तुषार रुका तो वैसे ही फ़ोन की आती आवाज़ अपने आप रुक गई। उसने पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाल कर देखा, उस पर कोई कॉल या मैसेज नहीं था। आसपास देखा तो पूरे कब्रिस्तान में कोई और भी नहीं था जिसका फ़ोन बजे। उसने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए फिर से अपना काम चालू किया तो फ़ोन फिर से दोबारा बजने लगा। तुषार फिर रुका, उसने चारों तरफ देखा। अब ज़ोर से चीख पड़ा, कौन है, क्या चाहिए, क्या रोज़ रोज़ मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो। तुषार ने अभी अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधों के ऊपर हाथ रखा। चौंक कर तुषार ने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था, अच्छे कपड़े पहने, काला चश्मा पहने। तुषार ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि शायद यही है जिसका फ़ोन बज रहा था। तुषार ने उससे कहा, भाई साहब ये कब्रिस्तान है, कोई गार्डन नहीं है जहाँ आप ऐसे घूम रहे हो। उस आदमी ने बिना कुछ बोले अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन से नंबर डायल किया और एक आवाज़ आई। दोबारा धीमे से फ़ोन बजने की आवाज़ आने लगी जो कहीं पास से ही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही है। तुषार दोबारा बोला, आपका दूसरा फ़ोन यही कहीं गिर गया है क्या, मैं ढूंढने में मदद कर दूं। इतने दिनों से फ़ोन बजते जा रहा है। इस बार उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मार्था ना ऐसी है, मेरा फ़ोन ना उठाते ही नहीं है। जब से यहाँ उसे दफन किया है तब से उसे फ़ोन लगाता रहता हूँ, लेकिन उठाती ही नहीं है। तुषार ने पूछा, क्या मतलब। उस आदमी ने आगे बताया कि वैसे मैं और मार्था फेसबुक से दोस्त बने थे। वो यहाँ कोलकाता में रहती थी और मैं वहाँ मुंबई में रहता था। हम दोनों ने ट्रेन पकड़ के बीच रास्ते यानी कि बिलासपुर मिलने का प्लान बनाया था। मैं तो वहाँ टाइम पर पहुँच गया था, लेकिन यहाँ से उसकी ट्रेन तो पहुँची लेकिन मार्था नहीं पहुँची। तुषार ने पूछा कि ऐसा कैसे, ऐसा क्या हो गया कि मार्था नहीं पहुँची। उस आदमी ने जवाब दिया कि ट्रेन में सफ़र करते बीच रास्ते में मार्था के साथ कुछ ऐसा हुआ। मार्था कभी बिलासपुर पहुंची ही नहीं। उन दरिंदों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। हम दोनों की ज़िंदगी उस एक रात में बदल गई। मैं स्टेशन पर खड़ा बस उसे फ़ोन मिलाता गया, पर मार्था ने मेरे फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाया, आज भी नहीं उठाती। कई हफ्ते मार्था को ढूंढने के बाद मुझे मार्था का पता चला। मुझे पता चला कि मार्था एक पागल खाने में है। वहाँ जाके जब मैंने अपनी आंखों से मार्था को देखा तो उसे बुलाकर मैंने उसके सामने बस अपनी ट्रेन की टिकट रख दी। मार्था ने कुछ देर उस टिकट को देखा और थोड़ी देर बाद उसके आंखों से पानी झलक गया। मुझे देखकर भागती हुई वो अंदर चली गई। मैंने यानी कि डेविड ने उसे पुकारता रहा। मैं दरवाजे तक भी भागा, लेकिन अंदर जाने की परमिशन तो आसान नहीं थी। मैंने मार्था को दोबारा बुलवाया, मेंटल असाइलम वालों से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया। मार्था के साथ बैठा, साफ साफ उसे कहा, क्यों ऐसा भाग रही हो मुझसे, मैंने क्या गलती कर दी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम भी अकेली हो और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं पेशे से साइकेट्रिस्ट हूँ, इतना तो जानता हूँ तुम पागल नहीं हो। अब रोना धोना छोड़ो और चलो मेरे साथ, और जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़कर मेरे साथ चलो। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और उसे उस मेंटल असाइलम से बाहर निकालने के बाद उन दरिंदों पे मैंने केस किया, मार्था की देखभाल की, और केस की सुनवाई के बाद मार्था को लेकर मुंबई शिफ्ट होने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। मुझे जजमेंट के 3 दिन पहले बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे मुंबई जाना पड़ा। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी था। मेरे मुंबई और उधर कोर्ट में जजमेंट आने के बाद मार्था पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने उससे कहा कि
तुम नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ो और यहाँ आ जाओ। मैं वापस वहाँ जाकर सारा लगेज वगैरह सब ले आऊँगा नेक्स्ट वीक। बहुत बड़ी जंग हार चुके थे हम लोग। इसके बावजूद नई ज़िंदगी के बारे में सोच के बहुत खुश थी मार्था। भले ही कुछ ना सही, लेकिन मेरे साथ नई ज़िंदगी का सोच के बहुत खुश थी। मुझसे बात करते करते वो इधर आ ही रही थी कि मैंने जो सुना वो रोज़ मेरे सपने में आता है, मुझे सोने नहीं देता। हेलो हेलो, हाँ डेविड, मैं आ रही हूँ। तुषार इतनी देर तो नहीं, लेकिन ये सुनने के बाद पूरी तरह से चिढ़ गया था और गुस्से में बोला, अरे हाँ साहब, आप सही बोल रहे हो आप। मैं अब समझा कि मेरी नींद क्यों ख़राब हो रखी है। मैं भी तो यही पड़ोस वाली कब्र में रहता हूँ। सारे वक्त ये फ़ोन बजते रहता है और मैं सो नहीं पाता। अपनी मैडम से कहिए, मार्था मैडम से कहिए कि फ़ोन ना ज़रा साइलेंट पे रखो। आप पागलों के डॉक्टर नहीं है, आप ही खुद पागल है। मर गई आपकी मार्था, भूल क्यों नहीं जाते उससे। फ़ोन करना बंद कर दीजिए। आप डेविड ने शायद ऐसी सच्चाई की उम्मीद ही नहीं थी, वो भी एक अजनबी से। तुषार की बात ख़त्म होने के पहले ही डेविड ने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिए थे। डेविड बुरी तरह उसे मारने पीटने लग गया और इस बीच में डेविड का फ़ोन बजा तो डेविड खुशी खुशी अपना फ़ोन दिखाते तुषार को बोला, देख देख, मार्था का फ़ोन आ रहा है मेरे। एक मिनट, मार्था मार्था, मैं बोल रहा हूँ। अरे पता है मार्था, एक पागल अभी मिला मुझे, यही तुम्हारे कब्र के पास में। कहता है कि तुम्हारे बगल के कब्र के पास में ही लेटता है वो, और उसने कहा कि तुम मर गई हो। पागल कहीं का। इतना कहते उसने तुषार से कहा, देख मेरी मार्था का फ़ोन है, खुद सुन के देख ले, बात करना। तुषार ने जब अपने कानों पे फ़ोन लगाया तो आवाज़ आई, गाना कॉपी करने के लिए 4 दबाइए। ये सुनकर तुषार ने कहा, तुम पागल हो, पता है कोई मार्था वार्था का फ़ोन नहीं है। इस बार डेविड हंसते हुए बोला, हाँ तुम्हें तो कुछ और ही सुनाई दिया होगा ना, क्योंकि मार्था को सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ, कोई और नहीं। तुषार जिसे डेविड ये सारी बातें बता रहा था, वो इस वक्त यही सोच रहा था कि डेविड पूरी तरह पागल है, पर डेविड अपनी बात पे पूरी तरह अड़ा रहा कि कब्र में पड़ी मार्था उससे बात करती है और ये सारी चीज़ें वही सुन सकता है और कोई नहीं। तुषार ने साफ साफ कहा, भाई ऐसा है, रात बहुत हो चुकी है और तुम्हारी बकवास भी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कोई कब्र वब्र में कोई लेटा हुआ नहीं है, मैं इंसान हूँ, यहाँ पर मैं चौकीदार का काम करता हूँ। तुम यहाँ से निकलो तो मैं ताला लगवा दूँ गेट के ऊपर। वैसे भी अभी एक फ्यूनरल आने वाला है, लोगों के मुझे रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, तो सबकी एंट्री करनी होगी रजिस्टर में। फालतू की कहानी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो चलो भागो यहाँ से। डेविड ने तुषार की बात सुनने के बाद कहा कि वो देखो, जिस फ्यूनरल की तुम बात कर रहे हो वो आ गई है। तुम यहाँ के चौकीदार हो ना, बस मेरा एक काम कर देना, मार्था को ज़रूर बता देना मैंने यानी कि डेविड ने उन दोनों आदमियों को मार दिया है, और मार्था के बगल वाले ज़मीन में इस आते हुए फ्यूनरल के कॉफिन को दफना देना। प्लीज़, मैं बहुत दूर रह लिया मेरी मार्था से, ज़िंदगी भर दूर रहा, अब सुकून से उसके पास लेटकर सोना चाहता हूँ। अब जाके मार्था फ़ोन नहीं उठाती तो अब क्या हुआ, अब जाके मैं उससे सुकून से बात कर पाऊँगा, अब मैं उसके साथ हूँ। तुषार ने गेट की तरफ देखा, पलट कर डेविड को देखा। अब तक जो डेविड उसे अपनी कहानी सुना रहा था, वो डेविड वहाँ दूर दूर तक मौजूद नहीं था। जो फ्यूनरल आया वो डेविड का ही फ्यूनरल था। तुषार की समझ से सब कुछ बाहर था, क्योंकि इस तरह की सुपरनैचुरल चीज़ उसने आज से पहले कभी भी इस कब्रिस्तान में महसूस नहीं की थी। मैं हूँ अमीर और ये थी आज की एक कहानी।